Hey guys, welcome to your YouTube चैनल स्टार जूलॉजी कॉन्सेप्ट। आप सब ठीक होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आइए तो देखते हैं अपनी जो सीरीज़ चल रही थी, कंटिन्यू रखते हैं उसको। और सबसे पहले हम पिछले जो लेक्चर हुए हैं वहाँ से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मैक्रोफेजेस एंड गिव एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैक्रोफेजेस फाउंड इन डिफरेंट ऑर्गन टिश्यूज़। ये बोल रहा है कि आपको शॉर्ट नोट लिखना है, किस पर? मैक्रोफेज पर शॉर्ट नोट लिखना है आपको, ठीक है। और एग्जाम्पल भी देने हैं, किनके? मैक्रोफेजेस सेल्स है ना, उनके एग्जाम्पल देने हैं, जो कि अलग अलग टिश्यूज़ के अंदर अलग अलग नाम होते हैं, उनके एग्जाम्पल देने हैं। जैसे कि जो पिछला लेक्चर हुआ था उसमें हमने देखा था ना कि कफर सेल कौन सी सेल्स होती हैं ना, ऐसे। तो सारे के सारे एग्जाम्पल आपको देखने हैं और एग्जाम्पल देना है उनका, और उन पर जो मैक्रोफेज है उन पर शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये वो हो गया आपका क्वेश्चन। अब आज के लेक्चर में हम देखते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं जब हम, तो हमारे सामने दो लिम्फोसाइट मेनली सामने आती हैं। एक तो बी लिम्फोसाइट जो कि ये रही, और सेकंड टी लिम्फोसाइट है ना। तो बी लिम्फोसाइट आगे चलकर प्लाज्मा सेल बनाती हैं और मेमोरी सेल बनाती हैं, जबकि टी लिम्फोसाइट आगे चलकर टी हेल्पर सेल के अंदर डिवाइड हो जाती हैं और सेकंड टी किलर सेल, या फिर इसको ही हम साइटोटॉक्सिक सेल कहते हैं, या फिर इसे ही टी सी सेल के रूप में डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, जबकि टी हेल्पर सेल को टी एच सेल के रूप में दर्शाते हैं। तो इस तरीके से ये आगे चलकर इन दो सेल्स में डिवाइड हो जाती हैं टी लिम्फोसाइट। तो देखो, हम यहाँ पर डिटेल में बात नहीं करेंगे बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के बारे में। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मैंने जो थर्ड लेक्चर है इस सीरीज का, उसमें बी लिम्फोसाइट प्लस सी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट इन दोनों के बारे में मैंने डिटेल से बताया वहाँ पर। तो अब दोबारा से बताने का कोई औचित्य नहीं बनता, ठीक है। प्लाज्मा सेल के बारे में मैंने पहले बता दिया है, और मेमोरी सेल के बारे में भी मैंने पहले बता दिया है। आप पहले के लेक्चर्स जाके देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या होती है क्या नहीं होती है। तो हम ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करेंगे इनके ऊपर, क्योंकि पहले से पढ़ाया हुआ है ये। और टी लिम्फोसाइट भी पहले से पढ़ाया है, लेकिन इन टी लिम्फोसाइट का जो डिवाइडेशन है टी हेल्पर सेल और टी किलर या साइटोटॉक्सिक सेल, इनके बारे में मैंने बताया नहीं था। तो यहाँ पर मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, की नोट हैं, उन्हीं को मैंने यहाँ पर दर्शाया है, और जो फालतू के थे उनको नहीं दर्शाया मैंने। जो याद करने लायक है उनको ही यहाँ पर लिखा है मैंने। तो देखिए, टी हेल्पर सेल है, इसको इस पर कौन सा रिसेप्टर पाया जाता है? तो टी हेल्पर सेल जो है, सॉरी हाँ, टी हेल्पर सेल है, उस पर CD4 रिसेप्टर पाया जाता है। देखो, कोई भी सेल होती है ना, कोई भी सेल, उसकी सरफेस होती है ना, उसकी सतह होती है, चारों तरफ बाउंड्री होती है। तो जो चारों तरफ बाउंड्री होती है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, है ना, और उसे ही सेल सरफेस कहते हैं या धरातल कहते हैं सेल का, ठीक है। तो उसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी सिग्नल आए तो रिसीव कर सके। और इम्यून सिस्टम के अंदर तो सारा का काम जो है सिग्नल्स की वजह से होता है ना, एक दूसरे के सिग्नल पहुंचाते हैं तभी इंफॉर्मेशन आती है ना। पूरा जो अपना बॉडी का सिस्टम है वो सिग्नल्स की वजह से ही चलता है ना। एक जगह से दूसरी जगह पर सिग्नल चलते हैं, वो चाहे से इम्यून सिस्टम हो, चाहे से डाइजेस्टिव सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे से अपना इम्यून सिस्टम हो, चाहे से अपना ब्रेन के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन आनी जानी है, वो सारी की सारी काम जो है सिग्नल्स की वजह से होता है। तो एक सेल के ऊपर बहुत सारे सिग्नल्स प्रेजेंट होते हैं। वैसे ही यहाँ पर जो टी सेल होती है ना, उस पर रिसेप्टर कौन सा प्रेजेंट होता है? CD4। जैसे कि आपकी कॉलेज के अंदर आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, आपका जो ID है आपका, है ना, आइडेंटिटी है, वो आपका आइडेंटिटी कार्ड है, उस पर आपका नेम लिखा हुआ होता है, कौन सी क्लास की है, सारा कुछ लिखा होता है ना। वैसे ही टी हेल्पर सेल का जो आइडेंटिटी है, ID है, वो CD4 रिसेप्टर है। अगर CD4 रिसेप्टर है तो हम समझ सकते हैं कि वो कौन सी है? टी हेल्पर सेल है, ठीक है। और ये क्या काम करती हैं टी हेल्पर सेल? तो ये स्टिमुलेट करती हैं, उत्तेजित करती हैं, किसको? बी सेल को। किस लिए? टू मेक
एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए क्या करती हैं, स्टिमुलेट उत्तेजित करती हैं बी सेल को। और क्या करती हैं, ये तो करती है साथ में ये एंड हेल्प किलर सेल डेवलप, और साथ ही ये जो साइटोटॉक्सिक सेल है ना, किलर सेल, इसको भी विकसित करने में हेल्प करती हैं, डेवलप करने में हेल्प करती हैं। तो टी हेल्पर सेल के दो मेजर काम हो गए। एक तो ये बी सेल को उत्तेजित करेगी एंटीबॉडीज़ फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। साथ ही ये जो किलर सेल है, साइटोटॉक्सिक सेल है, उसको विकसित करेगी, डेवलप करेगी, ठीक है। तो ये दो काम हो गए टी हेल्पर सेल के। ये डायरेक्टली जो है वो किलिंग में इन्वॉल्व नहीं रहती हैं टी हेल्पर सेल, ठीक है। जबकि जो सेकंड है टी किलर या फिर साइटोटॉक्सिक सेल, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व रहती हैं, डायरेक्टली उसमें लिप्त रहती हैं, किसमें, किसी भी सेल को, जो इन्फेक्टेड सेल है उसको मारने के लिए, है ना, तो उसमें लिप्त रहती हैं डायरेक्टली। इसके नाम से ही पता चल रहा है आपको, किलर सेल मतलब कि मारने वाली सेल, या फिर हम इसको साइटोटॉक्सिक सेल कहते हैं। तो देखो इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो साइटो का मतलब होता है सेल और टॉक्सिक का मतलब होता है पॉइजन, ठीक है। तो ऐसी सेल जो कि एक सेल जो इन्फेक्टेड है उसको मारती हैं, उसको पॉइजन दे के मारती हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं, साइटोटॉक्सिक सेल कहते हैं, जिसे कि टीसी के रूप में डिनोट करते हैं। तो ये इसका आईडी क्या है, तो इसका आईडी है CD8 रिसेप्टर है। जैसे कि टी हेल्पर सेल का आईडी था CD4 रिसेप्टर, वैसे ही टी साइटोटॉक्सिक सेल का आईडी है CD8 रिसेप्टर। वेरी वेरी IMP है। इनको जो मैंने यहाँ पर एक एक शब्द लिखा है वो वेरी वेरी IMP है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट होता है वही मैं यहाँ पर लिखती हूँ। अदरवाइज मुझे है ना जो फालतू की चीज़ें हैं वो मैं बिल्कुल नहीं लिखती। तो आप देख लीजिएगा, एक एक पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा। और इसका काम क्या है, ये है इट डायरेक्टली किल्स सेल्स, ये डायरेक्टली किल करती हैं सेल को दैट हैव ऑलरेडी बीन इन्फेक्टेड, जो कि पहले से इन्फेक्टेड हैं, किसके द्वारा, फॉरेन इन्वेडर्स, मतलब कि दूसरे जो मॉलिक्यूल हैं, पार्टिकल्स हैं, लाइक जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, है ना, इन सभी से पहले से इन्फेक्टेड है, उन सेल को क्या करती हैं, डायरेक्टली किल करती हैं। और साथ ही ये जो ट्यूमर सेल होती है ना, कैंसर सेल, उनको भी मारने के लिए या फिर उनको भी ख़त्म करने के लिए जो है ये ज़रूरी रहती हैं, तो ये उनको भी ख़त्म करती है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ती हूँ। तो देखिए, आइए हम बात करते हैं आज के लास्ट पॉइंट, और इस सीरीज के लास्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। और आपका जो सिलेबस है उसके लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए मैं MSc के बारे में आपसे आज बात करूँगी। MSc क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है MSc की मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। वैसे तो ये MSc बहुत ही वाइड है और बहुत ही ज़्यादा डिटेल में है, लेकिन आपका जो ग्रेजुएशन लेवल का है वो जितना इम्पोर्टेंट है मैंने यहाँ पर उतना ही लिखा है। बहुत ज़्यादा वाइड में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं यहाँ पर डिनोट की हुई हूँ। तो आप उसी पर रहे, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर डीप में जाओगे तो MSc लेवल का हो जाएगा, फिर आपका जो है आगे आपको वो पढ़ना पड़ेगा। अभी इतना ज़रूरत नहीं है, जितना ज़रूरत है अभी उतना मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो देखिए, पहली बात तो ये MSc की फुल फॉर्म मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होती हैं। फर्स्ट हो गया, यह क्या होती हैं, यह है ग्रुप होता है किसका, जीन्स का, किस लिए, कोड फॉर प्रोटीन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ सेल्स दैट हेल्प द इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज फॉरेन सब्सटेंसेस, मतलब कि जो दूसरे पदार्थ होते हैं, बाहरी पदार्थ होते हैं, विदेशी पदार्थ होते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए अपने इम्यून सिस्टम के अंदर जो सेल्स होती हैं उनकी सरफेस पर कुछ प्रोटीन्स होती हैं, और उन्हीं का जो है जीन्स ऑफ ग्रुप होता है जो कि प्रोटीन्स को इनकोड करता है ना। तो ये हो गया, ठीक है। और यह MSc क्या फाउंड कहाँ पर फाउंड होती हैं, सभी की सभी जो उच्च स्तरीय वर्टिब्रेट्स होते हैं ना, उन सभी में मिलती है MSc कॉम्प्लेक्सेस। और जबकि ह्यूमन बींग्स में मिलता है ये, है ना, उनको
और कुछ भी कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन, मतलब कि इसको HLA सिस्टम कहते हैं। HLA सिस्टम के बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया है। किस में किया है पहले जिक्र, जब मैं पढ़ा रही थी जो रिजेक्शन है ना, ग्राफ्ट रिजेक्शन ट्रांसप्लांटेशन है ना, मैं बोल रही थी ना वहाँ पर कि जो टी सेल हैं उसमें HLA सिस्टम होता है और ये ग्राफ्ट रिजेक्शन में हेल्प करता है ना। कोई भी अपन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो जो मैचिंग करते हैं ना, तो हम HLA सिस्टम का ही मैचिंग करते हैं। जितना HLA सिस्टम मैच होता है उतना ही रिजेक्शन का जो है वो कम होता है चांसेस। जितना ज़्यादा HLA सिस्टम डिफरेंट होता है उतना ही उतना ही ज़्यादा चांसेस होता है रिजेक्शन का। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा HLA जो सिस्टम है वो मैच होना चाहिए, तब तो जो ट्रांसप्लांटेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, है ना। और अगर वो मैच नहीं कर पाएगा तो जो ट्रांसप्लांटेशन है वो रिजेक्शन का हाई चांसेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने पहले बता दिया है। तो यहाँ पर भी आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर जो MSC कॉम्प्लेक्स हैं वो दो तरीके के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन जो मेजर इम्पोर्टेंट है वो दो तरीके का होता है, जिसे कि हम MSC क्लास फर्स्ट कहते हैं और सेकंड MSC क्लास सेकंड कहलाती हैं। तो MSC क्लास फर्स्ट के अंदर क्या होता है, यह प्रेजेंट होती हैं ऑल न्यूक्लिएटेड सेल सरफेस। वेरी वेरी IMP, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़ कि क्वेश्चन आता है ये कि MSC क्लास फर्स्ट होती है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो वो सभी की सभी जो न्यूक्लिएटेड सेल होती है ना उनकी सरफेस पर प्रेजेंट होती है। तो ये की पॉइंट है इसका, ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स, तो इस पर प्रेजेंट होती है। जबकि MSC क्लास सेकंड है वो ओनली कुछ ही सेल्स में मिलती है, जैसे कि मैक्रोफेजेज में मिलती हैं, डेंड्राइटिक सेल्स में मिलती हैं और बी सेल्स के अंदर मिलती हैं। ठीक है, साथ ही ये एंटीजन प्रेजेंटेशन जो सेल्स होती हैं ना APC, इन्हीं को कहते हैं। जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं ये तीन ही सेल्स हैं, एक तो मैक्रोफेजेज हैं, एक डेंड्राइटिक सेल और बी सेल। ये तीनों के तीनों एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी कहलाती हैं। तो इन्हीं पर प्रेजेंट होता है MSC क्लास सेकेंड। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए आगे देखते हैं। MSC जो क्लास फर्स्ट है उसमें जो इनकोड, मतलब कि ये किसके द्वारा इनकोड होता है, तो कुछ जीन होते हैं उनके द्वारा इनकोड किया जाता है क्लास फर्स्ट को। तो वो कौन कौन से जीन हैं, तो HLA A, B और C, HLA A, B और C जो जीन हैं उनके द्वारा MSC क्लास फर्स्ट को इनकोड किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, जबकि MSC क्लास सेकंड है वो HLA D जीन के द्वारा इनकोड किया जाता है, बनाया जाता है। अब बात करते हैं MSC क्लास फर्स्ट जो है उसका ओरिजिन किस तरीके का है, जो उद्विकास है ओरिजिन वो किस तरीके का है, तो वो है एंडोजीनस, मतलब कि अंदरूनी उद्विकास है। ठीक है, ओरिजिन है। जबकि MSC क्लास सेकंड का जो ओरिजिन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर ओरिजिन है। कि कौन सा ओरिजिन है, एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब कि सेल के बाहर ये बनता है, जबकि MSC क्लास का जो सेल के अंदर पहले से बना हुआ रहता है। ठीक है, फिर बात करते हैं MSC क्लास फर्स्ट की जो है ये ID हो गया CD8 रिकॉग्नाइजेशन, जो कोरिसेप्टर हैं वो प्रेजेंट होता है क्लास फर्स्ट पर। ठीक है, जबकि क्लास सेकंड के ऊपर CD4 होता है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है, बीटा 1 और बीटा 2 सब यूनिट के द्वारा ये क्या किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है। और साथ ही साथ MSC जो क्लास फर्स्ट है उसमें अमाइनो एसिड का जो नंबर है वो 8 से 10 प्रेजेंट होते हैं, जबकि क्लास सेकंड है MSC के उसमें 13 से 18 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने जितने भी डिफरेंस बताए हुए हैं वहाँ से एक एक क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए जैसे कि ये ऑल न्यूक्लिएटेड सेल है, ये यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, जो ये मैंने बताया ना APC सेल है ना, और मैक्रोफेज, डेंड्राइटिक सेल, बी सेल, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन चुका है। ये जो जीन्स हैं कौन से जीन से इनकोड होती हैं क्लास फर्स्ट, यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है। और यहाँ से HLA D जीन से भी क्वेश्चन बन चुका है। इसका जो ओरिजिन है कि क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लास फर्स्ट का ओरिजिन कैसा है, तो एंडोजीनस है। क्लास सेकंड का ओरिजिन किस तरीके का है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर ओरिजिन है।
किसके द्वारा रिकॉग्नाइजेशन को फैक्टर कौन सा है, तो क्लास फर्स्ट का तो CD8 है, क्लास सेकंड का CD4 है, ठीक है। और इसका अमाइनो एसिड कितने होते हैं, तो 8 से 10 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं क्लास फर्स्ट के अंदर, जबकि 13 से 18 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं क्लास सेकंड के अंदर, है ना। और यहाँ पर जो क्लास फर्स्ट है यहाँ पर जो है वो नो इनवेरिएंट सेल, किसी भी तरीके की इनवेरिएंट सेल प्रेजेंट नहीं होती हैं, जबकि क्लास सेकंड के अंदर एक इनवेरिएंट चेन प्रेजेंट होती है। तो यहाँ से प्रत्येक जो लाइन है वहाँ से एक एक क्वेश्चन, प्रत्येक जो डिफरेंट बताया हुआ है, मैंने अंतर बताया, वहाँ से एक एक क्वेश्चन बना हुआ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना हुआ है। और आपको बड़ा क्वेश्चन इनके अंदर डिफरेंस तरीके का जो आप ये है ना कि बताइए डिफरेंट में से क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड में डिफरेंट बताइए, तो बड़ा क्वेश्चन भी बना हुआ है यहाँ से, और छोटे क्वेश्चन तो एक एक पॉइंट बना हुआ है यहाँ से। तो देख लीजिए यहाँ पर हिंदी में भी बताया हुआ है मैंने यहाँ पर, तो आप देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा यहाँ से। और यहाँ पर की पॉइंट मैंने दर्शाया एक है कि एमएसजी जो क्लास सेकंड मॉलिक्यूल है वो प्रेजेंट होते हैं कौन से क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं, तो क्रोमोसोम नंबर 6, जो क्रोमोसोम 6 है उस पर प्रेजेंट होता है एमएसजी क्लास सेकंड के मॉलिक्यूल्स। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर मैंने देखो डायग्राम भी बनाया है, आप अगर अपने जो आंसर हैं उसको अच्छा दर्शाने के लिए आप इस डायग्राम को भी बना सकते हैं अपने जो आंसर हैं उसके अंदर। तो देखिए क्लास फर्स्ट जो है एमएससी क्लास फर्स्ट, उसका जो डायग्राम ये है, और एमएससी क्लास सेकंड जो है उसका डायग्राम ये है। इसमें डिफरेंट इतना ही है कि यहाँ पर जो बीटा माइक्रोग्लोब्यूलिन है ये यहाँ पर है, जबकि इसके अंदर बीटा माइक्रोग्लोब्यूलिन नहीं होता। और जो इन्फेक्टेड सेल है उसको किल करने के लिए ये बीटा 2 सेल से क्या होता है, अटैच रहता है, जबकि यहाँ पर इन दोनों से अटैच रहता है। देखो इन दोनों से अटैच रहता है, ठीक है। यहाँ पर ओनली बीटा 2 है, ठीक है, और यहाँ पर बीटा 1 भी है और बीटा 2 भी है, जबकि यहाँ पर अल्फ़ा 1 2 3 है, जबकि यहाँ पर अल्फ़ा 1 और 2 ही है। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से अपना आंसर को अच्छा बनाने के लिए, इफ़ेक्टिव बनाने के लिए ये भी लिख सकते हो, मतलब डायग्राम को समझा सकते हो, बनाकर समझा सकते हो कि इसमें अल्फ़ा 1 2 3 पाया जाता है एमएससी क्लास में, और एमएससी क्लास सेकंड के अंदर अल्फ़ा 1 2 2 ही पाया जाता है, जबकि यहाँ पर बीटा 1 2 2 पाया जाता है, जबकि एमएससी क्लास फर्स्ट में बीटा ओनली 2 पाया जाता है जो कि माइक्रोग्लोब्यूलिन होता है, बीटा 1 नहीं पाया जाता है एमएससी क्लास फर्स्ट में। इस तरीके से आप बता सकते हो। और ये हो ही गया। देखो मैं बोल रही थी ना कि एक प्रत्येक सेल के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो कि एक बाउंड्री होती है, उस पर सेल सरफेस होती है, मतलब कि उसका सरफेस मतलब कि अधर होता है, धरातल होता है उस सेल का। तो यहाँ पर इसी पर देखो ये रिसेप्टर प्रेजेंट है, क्लास फर्स्ट रिसेप्टर और क्लास सेकेंड रिसेप्टर। तो इस तरीके से आप ये डायग्राम भी बना सकते हो अपने आंसर को इफेक्टिव बनाने के लिए। तो आज हम कंप्लीट कर दिए हैं ये वाला जो अपना सीरीज़ चल रहा था कि देखो यहाँ 4th पॉइंट चल रहा था ना अपना, ये देखो हमने यहाँ पर रेगुलेटिंग सेल्स कर लिए थे, मैक्रोफेज हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था। आज हमने लिम्फोसाइट के बारे में देखा, बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट पहले वाले लेक्चर में देख लिया था। उसी से रिलेटेड हमने आज टी हेल्पर सेल्स, टी किलर सेल के बारे में देखा, प्लाज्मा सेल, मेमोरी सेल के बारे में हमने पहले देख लिया था। और आज हमने जो है एमएससी जो क्लास है उसके बारे में देखा। यहाँ पर टॉपिक में नहीं है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने ये यहाँ पर आपको पढ़ा दिया है। और ये देखो 5th वाला पॉइंट है, इसको मैंने पहले ही बता दिया था कि जो मैकेनिज्म है ह्यूमोरल या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इन दोनों के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में पहले वाले लेक्चर्स में बता दिया था। आप जाके देख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है अभी तक तो चलिए हम यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं लेक्चर को। और नेक्स्ट जो सीरीज़ होगी वो जो आरयू की है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो एमएससी इंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पर आए हुए क्वेश्चन इम्यूनोलॉजी से वो मैं लेके आऊँगी।
तो नेक्स्ट सीरीज में हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय बाय।